हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो देखिए, पहले दी हुई एक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो हम उसको स्किप करते हैं और मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वहां से पढ़ते हैं। तो देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। देखिए, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ठीक है, 1 सेकेंड। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना वो गोल है। ठीक है, उसमें ऊपर है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और मकर रेखा है नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे। उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखा बीच में होती है 0 डिग्री, जो अर्थ को दो भागों में काटती है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वहां पे जो सूर्य की रोशनी है वो सबसे तेज पड़ती है। देखिए, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ आपको। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ऊपर होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है मकर रेखा। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैसे सन है, तो यहाँ पर क्या है, सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो जिसके कारण क्या होता है, इधर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, तो ये क्षेत्र में ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के बीच होता है, और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा से याद रखें, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जो अमेजन रिवर है हमारे दक्षिण अमेरिका में, वो इसी से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों, तभी देखिए अमेजन के जो जंगल है वो सबसे ज्यादा घने हैं। अ, ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो देखिए, पश्चिम के पर्वतों से निकलती है और पूर्व में बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई नदी होगी, वो किसी अन्य जल क्षेत्र में अगर मिलती है तो उसे नदी का मुहाना, मतलब किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे मुहाना कहते हैं, मतलब ये इसका मुहाना है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन क्या होता है, एक मेन नदी और उसकी जितनी सहायक नदी जिस जिस क्षेत्र में बहती है उसे कहते हैं बेसिन का। ठीक है, बेसिन का क्षेत्र। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है। तो आप इधर पे देख देख सकते हैं इस चित्र में। ठीक है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका का चित्र है। आप देख सकते हैं अमेजन नदी, देखिए उसका अववाह क्षेत्र जो है, इसका बेसिन कितना बड़ा है। अमेजन का बेसिन मतलब इसका और उसकी सहायक नदियों का। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें सहायक नदियां मिल रही हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि कितने देशों से भी, एक तो आप दिख रहे हैं ब्राजील आपको दिख रहा है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, कितने क्षेत्र तक इसका अमेजन नदी का क्षेत्र है। ठीक है, बेसिन है। आप इधर देश भी देख सकते हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली, जो यहाँ के देश हैं। देखिए, आप मैप पर हमेशा बनाइए, एक खाली मैप पे हमेशा भरिए। कुछ नहीं होता अगर आपको नहीं आता है। आप एक बार भरेंगे, फिर देखेंगे अच्छा यहाँ ये देश था, ठीक है। फिर आप उसको भरेंगे तो दूसरी बार में फिर आपको याद रहेगा। तो हमेशा चाहे कितनी भी टफ हो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आबादियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो देखिए, ये बताया गया है कि अमेजन नाम कैसे पड़ा। यहाँ पर क्या है, काफी सारी जनजातियां भी मिलती हैं। अब देखेंगे सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी से समझ लीजिए कि मुख्य नदी की सहायक है ये। ठीक है, मिलती है उसमें, ये छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी में बेसिन है। तो देखिए क्या होता है, सहायक नदी क्या होती है, जो छोटी छोटी नदियां होती है जो मेन नदी में मिलती है। ठीक है, और वो जिस क्षेत्र के पानी को अपने साथ ले बहाकर ले जाती है उसे ही कहते हैं बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र। और अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कभी भी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो अमेजन रिवर का है। तो आप इधर देख सकते हैं चित्र में कितना बड़ा है।
अब देखेंगे जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। मैंने आपको बताया कि सूर्य की डायरेक्ट जो है किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पे पूरे वर्ष। तो देखिए यहाँ पर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। गर्म रहता है और आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि पूरे टाइम यहाँ वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ का जो जलवायु वो कैसी है, गर्म और आर्द्र है। भूमध्य रेखा के आसपास ऐसा ही क्षेत्र रहता है, कोई सी भी कंट्री हो। आप देख सकते हैं अमेज़न वन है, ये सबसे घने वन होते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के पास आपको सबसे घने वन मिलते हैं और फिर जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते आएँगे ना ध्रुवों की तरफ, तो क्या होता है ठंडी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ज़्यादा ठंडा होता जाता है और पेड़-पौधे भी कम होते जाते हैं। एक अगर आपको बेसिक से सब पता है तो आप मतलब गैस भी कर सकते हैं आंसर्स को। अब देखिए वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या है, वन भी सघन उगते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं की छत सी बन जाती है। अब ये वन इतने सघन होते हैं फ्रेंड्स कि इनमें घुसना भी मुश्किल हो जाता है, अंदर जाना। और सूर्य की रोशनी जो है वो पेड़ इतने घने होते हैं कि नीचे पहुंच ही नहीं पाती जमीन तक, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। तो यहाँ की जो भूमि है उधर पे मतलब जो नीचे की भूमि है उधर पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इतने घने पेड़ होते हैं। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसकी छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो नीचे कैसे पेड़ रहते हैं जो छाया में रह सकते हो। परजीवी पौधों के रूप में या आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या परजीवी पौधे हैं जैसे आर्किड और ब्रोमिलाइड। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजर पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों में क्या मिलता है, बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। यहाँ बहुत बड़े सांप वगैरह भी होते हैं जैसे एनाकोंडा। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां भी मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो देखिए पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। अब देखिए टूकन यहाँ पे कैसा पक्षी मिलता है, देख सकते हैं। टैपीर जो पड़ा एक दो के चित्र दिए हुए हैं। ब्रोमिलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमिलाइट क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। अब देखेंगे वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो बताया कि जो वर्षावन है ये, इनको वर्षावन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। तो यहाँ पर कैसा यहाँ पर लोग रहते हैं, हाँ जनजातियां रहती हैं। वो क्या करते हैं, वृक्ष काट कर वहां पे फसल उगाते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियो का अनानास और शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। तो देखिए ये कुछ फल उगाते हैं। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन और दहन कृषि का प्रयोग करते हैं। इनका कर्तन और दहन कृषि मतलब पहले उसको एक क्षेत्र को जला देते हैं, फिर वहां पर कृषि करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह करते हैं कृषि। इनका मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे दिया है कर्तन और दहन। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। ये पता है एक तरीके से खराब होती है। खराब इसलिए होती है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा क्षेत्र जो है वन का वो अ, बंजर सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या है, इनमें एक जगह बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, उधर को काट दिया, उधर साफ कर देते हैं, फिर उनको जला देते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इन साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, उसके बाद इसे ही छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वन
जो है कम होते जा रहे हैं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे कर्तन और दहन कृषि से क्या है, ज्यादा करने से वनों में कमी आ रही है। इनका मुख्य आहार क्या होता है, यहाँ के रहने वालों का मेन योग होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तथा यह आलू की तरह जमीन यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, जो कसावा है, ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। अरे भैया, देखिए ये लोग चींटियां भी खाते हैं। कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। अब देखिए कॉफी, मक्का और जो कोको है वो यहाँ ज्यादा होता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीर ढलान वाली होती है। तो देखिए ये लोग लकड़ी इन्हें वनों से क्या है, लकड़ी मिल जाती है। और ये लोग के मलोका इनके घर का नाम होगा। बड़े अपार्टमेंट जैसे जो घर होते हैं उनमें वो रहते हैं। अमेज़न नदी के लोगों का जीवन धीरे-धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। देखिए ये पहले इतने घने थे कि इनके अंदर जाना मुश्किल था। नदी मार्ग जो होता है उससे ही जा सकते थे। लेकिन फिर क्या बन गए, ट्रांस अमेज़न महामार्ग, जिसके क्या है इसमें पहुंचना आसान हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र में से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का यूज करते हैं अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए। तो देखिए इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो अमेजन के वर्षावन है वो बहुत घने हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या है, इनमें जैविक विविधताएं बहुत ज्यादा है, मतलब जीव जंतु बहुत अलग अलग प्रकार की बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे। लेकिन क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का एक भाग लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इन पे आग भी बहुत लगने लगी है। अभी आपने रिसेंटली करंट में देखा होगा। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए इसमें आप चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे क्षेत्र एक पहले देखिए कितने घने वन थे, एक चित्र दिया हुआ है, उसके बाद कम हो गए, ठीक है, फिर और कम हो गए। तो क्या होता है, वर्षावन अगर लुप्त होते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना उसकी ऊपरी परत बह जाती है। पेड़ जो है वो मिट्टी को क्या है, बांध के रखते हैं। अगर आप पेड़ काट देंगे तो मिट्टी बह जाती है, जिससे भूमि भी धीरे धीरे बंजर में बदल जाती है। ये हमारा हो गया। अब देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अब देखिए गंगा है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, तो ये मिलकर भारत में क्या करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो देखिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, उपोष्ण में है। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अववाहित होती हैं। बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं इनकी। ठीक है, इसके बाद ये आप ब्रह्मपुत्र नदी देख सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है, पर्वत है, आप देख सकते हैं, हिमालय है, हिमालय के गिरिपाद है, सुंदरबन डेल्टा है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं गंगा का बेसिन। देखिए कितने राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां प्रभावित होती हैं। नेपाल में होती हैं, दूसरे चीन के तिब्बत क्षेत्र में होती है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देखिए मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। जो मैदानी क्षेत्र होता है, चाप झील कैसे बनती है, जो नदी होती है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी, एक सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बहती है सर सर। लेकिन क्या होता है, जब अपना थोड़ा सा सीधा रास्ता बना लेती है तो वहां पे एक झील, चाप झील बन जाती है, चाप के आकार की। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है
और आपको पता ही है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून के में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। अभी देखिए जून का महीना है तो अब क्या है, वर्षा का मौसम स्टार्ट हो गया है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है। अब देखिए बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या में के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए जनसंख्या आप देखेंगे ना, हमारे दक्षिण एशिया में सब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। पर्यावरण जो होता है उसकी भूमिका बहुत होती है। ठंडे क्षेत्रों में इतने लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन जो मैदान होगा, ठीक है, और जहाँ का जलवायु थोड़ा रहने लायक होगी, वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। और जहाँ खेती अच्छी होती है, तो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। मैंने आपको बताया पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत मुश्किल होता है रहना, तथा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। मैदान में क्या है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, तो उधर पे लोग ज्यादा रहते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, देखिए साइड में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है। अब आप देख सकते हैं उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का देखिए कितना ज्यादा, 1029, तथा बिहार का 1102। ठीक है, बहुत ज्यादा है। बिहार का सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो देखिए हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कृषि काफी होती है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। मुख्य फसल कौन सी है, धान, चावल की। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो देखिए धान वही उगता है जहाँ पे पानी ज्यादा हो, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पानी अच्छे से हमें उपलब्ध है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। तो कौन सी फसलें, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा। गन्ना और जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। आपको अपने इंडिया के बारे में अच्छे से जानना होगा। ठीक है, तो कौन सी फसल यहाँ उगती है और कहाँ पे, जैसे पश्चिम बंगाल और बताया गया, असम में क्या है, चाय के बागान है। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अब आपसे पूछें कि सिल्क कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार और असम में, है ना। मंद ढाल वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो देखिए जैसी जैसी भू आकृति चेंज होगी, वनस्पति भी चेंज हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो हमारा मैदान है, वहाँ आपको सागवान के पेड़ मिलेंगे, साखू, पीपल के, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़। पर्णपाती मतलब कि वो एक मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के बहुत ज़्यादा बोलने से ना थोड़ा-सा वो हो जाता है गला। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बने घास के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा होता है। देखिए क्या होता है ना, जब नदी आके समुद्र में गिरती है, तो वो क्या है, कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, और वहाँ का पानी भी लवणीय हो जाता है, तो वो डेल्टा बनाती है। और इस इधर पे मैंग्रोव वन मिलते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, वो लवणीय पानी को सहन कर सकते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देखिए उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये ठंडी जलवायु है। तो कैसे पेड़ मिलेंगे, चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़। अब देखिए बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। अब देखिए एक सींग वाला गेंडा होता है, जिसका एक सींग होता है, वो कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में आपको क्या दिखेंगे, बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतवा एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ये डेल्टा क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मछली और चावल लोगों का मुख्य आहार होता है। और लोकप्रिय प्रजातियां मछली की कौन सी है, रोहू, कतला और हिल्सा। अब देखिए वेदिकाएं क्या होती है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। तो देखिए क्या है, ऐसे वेदिका आप चित्र देख सकते हैं, ऐसे काट काट के सीढ़ियों टाइप बना देते हैं। इससे क्या है, जल का प्रवाह एकदम तेजी से नहीं होता।
अब देखेंगे झील जीविका का एक साधन, एक केस स्टडी है ये। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफी मछलियां, उन्हें पकड़कर तो वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो एक बताया गया है कि कैसे लोग इस जगह कार्य करते हैं। अब देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जीव ना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अलावट जल है, उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अर्थात अंधी डॉल्फिन कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये साफ पानी में रहती है। तो अगर पानी साफ है, अगर ये दिख रही है, यानी पानी साफ है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो देखिए, अब क्या स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया कि लोग साफ सफाई रखें। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर इस नदी के तट पर ही हैं। तो देखिए, बड़े बड़े शहर इस नदी के तट पर हैं। अब एक चित्र भी दिया है वाराणसी शहर का। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो देखिए, क्या है, के किनारे शहर बसे हुए हैं नदियों पे, तो ये नदियां वहां पे बहुत प्रदूषित भी हो गई हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात तो प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में बड़े कई हवाई पत्तन भी स्थित है। तो इधर ये बताया गया है कि यातायात का एक सुविकसित तंत्र भी यहाँ मिलता है। अब देख सकते हैं, अब ये क्या दिया हुआ है, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ का चित्र दिया हुआ है। पर्यटन इस बेसिन में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब यहाँ देखिए, टूरिज्म भी है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। अब देखिए, इधर पे कई दर्शनीय स्थल भी दिए गए हैं। अब आपको इसमें से कैसे इंपॉर्टेंट इन्फो मिल सकती है, तो आप मिल सकती है, जैसे लखनऊ में इमामबाड़ा है, पूछी जाए इमामबाड़ा कहाँ है। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहाँ है, बिहार में है। और ताजमहल सबको पता है, आगरा में है। असम में काजीरंगा आपसे पूछा जाए कहाँ है, असम में। मानस कहाँ है, वन्य प्राणी अभ्यारण, असम में। तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट इन्फो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब आप इसकी सारी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा। कुछ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। थैंक यू।